एक तो हमें मानना पड़ेगा कि नेहरू जी की जो विज़न थी वो एक बहुत ही दूरदर्शी विज़न थी। अब मैंने किताब में भी एविडेंस पेश किया है कि 1948 में माने चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना के एक साल पहले, जब बाकी पूरे देश अमेरिका ब्रिटेन दोनों समझते थे कि कम्युनिज्म वहाँ नहीं आएगा, नेहरू जी अपने विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल्स को बताते हैं कि देखिए ये होने वाला है, बदलाव आने वाला है, आप तैयारी कीजिए। नेहरू जी की सोच थी कि अगर एशिया एशियंस के लिए बनना चाहिए, क्योंकि एक 100 साल वहाँ यूरोपियंस ही थे, यूरोपियंस ही हमें बताते थे क्या करना है नहीं करना है। और आज़ादी के बाद नेहरू जी की सोच थी कि हमें एक ऐसी स्थिति स्थापित करनी चाहिए जहाँ हम एशियन लोग अपने फ्यूचर पे डिसाइड करें। दलाई लामा का भारत आना भारत चीन युद्ध की वजह थी या फिर कुछ और चीन की मंशा थी? दलाई लामा का आना या सीमा विवाद दोनों एक्सक्यूजेस थे। वो जो 1962 की कॉन्फ्लिक्ट थी उनका मेन मैंने उनका सोच था कि किसी भी हालत में भारत को अमेरिका के साथ जुड़ने देना नहीं चाहिए, और अगर वो नीति के तौर पे नहीं कर सकते तो शायद युद्ध के तौर पे कर सकते हैं। और तिब्बत पे हमारी क्या गलती रही या कैसे हम चुके या उसको कैसे बेहतर हो सकता था? जब हम निगोशिएशन के लिए गए तो चीन ने कहा कि ये जो चीज़ें ब्रिटिश साम्राज्य कर रहा था आप ये नहीं कर सकते क्योंकि हम सॉवरेन कंट्री है, एंड दैट वाज अ रीजनेबल पोजीशन। एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं था, एक समझ थी कि अगर हम उनकी तरफ अच्छा व्यवहार करें तो वो हमारी तरफ अच्छा व्यवहार करेंगे। विदेश नीति इस पर नहीं बन सकती। ये एक फाख्ते की कहानी है जिसने दुनिया के आसमान में उड़ने भर की ठानी है, पर उत्तर पश्चिम और पश्चिम से आते कुछ चीलों की निगाहें उस पर हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो इस फाख्ते का नाम है वो उनके हिसाब से अपनी नीतियां तय करे। आज उन नीतियों की बात करेंगे। आज फॉरेन पॉलिसी में भारत के अतीत में क्या कुछ हुआ उस सब की बात होगी। कैसे कि ब्रिटेन ने भारत से जब उनका शासन खत्म होता है फिर भी वो चाहते हैं कि चीन में जो उनके ट्रेड बेनिफिट्स हैं यानी कि जो उनके आर्थिक हित हैं वो संरक्षित रहें। भारत और चीन के संबंध किस तरह से वर्क करते हैं, तब जब अमेरिका ये चाह रहा है कि जो सोवियत संघ है या जो साम्यवाद की विचारधारा है उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार ना हो। इस सब के बीच में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एडवाइस करने वाले वो दो लोग कौन हैं जिनकी वो सुनते हैं? क्या इसके अलावा कोई तीसरा भी था, या था तो उसकी कितनी चलती थी? ये दो लोग कौन थे जो भारत की पूरी नियति और नीति तय कर रहे थे? नमस्ते, दीपक नाम है मेरा। आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप की किताबों से जुड़ी सबसे खास पेशकश किताब वाला, और आज की किताब है क्रॉसविंड्स, जिसके लेखक हैं विजय गोखले साहब। फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और इससे पहले आपने उन्हें गेस्ट इन न्यूज़ रूम में देखा है। हालांकि वो होना यही था, लेकिन बड़े बेटे की थाली में थोड़ा ज़्यादा घी आता है तो अपने उन्हें गेस्ट इन न्यूज़ रूम में देखा, और आज हम क्रॉसविंड्स पर उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और एक आपके लिए बोनस बोनांजा है, हमारे साथ आज अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी को सोनू के नाम से हम लोग जानते हैं यहाँ पर। उन्होंने दुनियादारी शो वो रोज़ लिखते हैं, इसके अलावा तानाशाह की जो एक बड़ी कमाल की हमारी सीरीज़ रही थी उसके भी वो लेखक रहे हैं, जिसमें अलग अलग देशों में किस तरह के तानाशाह रहे उस पर बात हुई है। तो मैं बहुत गौरवान्वित और बहुत ग्रेटफुल हूँ सर आपका कि आपने मुझे वक्त दिया। बहरहाल ये किताब आप क्यों पढ़ें, इसकी 3 स्थापनाएँ हैं। पहला ये कि अगर आप चीन के बारे में अपनी समझ को थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं कि भारत और चीन के संबंध जो आज यहाँ पर आ चुके हैं, पर्टिकुलरली जो गलवान का इंसिडेंट हुआ है 2020 में उसके बाद, तो उसकी पूरा हिस्ट्री का बैकग्राउंडर कैसे रहा है, कैसे भारत और चीन के बीच में 1954 तक जब कम्युनिस्ट चाइना और इंडिया के कोई लीडर्स नहीं मिले थे, लेकिन उससे पहले ही हमने जनवरी 1950 में उन्हें मान्यता दे दी थी। इस सब पर बात होगी। और कैसे बड़े बड़े जो प्लेयर्स रहे हैं, आइजनहावर हुए, ये हेनरी किसिंजर हुए, ये जो नेम ड्रॉपिंग है इसके बारे में बात होगी। सबसे पहले सर आपसे सवाल, कैसा लग रहा है रिटायर होकर के? कैसी रही है ज़िंदगी रिटायर होने के बाद? अच्छी रही है, क्योंकि सभी को रिटायर होना पड़ता है कभी ना कभी, और सरकार ने डिसाइड किया है कि जब 60 वर्ष के हो जाते हैं तो नौकरी छोड़नी पड़ती है। लेकिन किसी ने मुझे कहा एक बार कि 60 एक रैंडम नंबर है,
मेडिकली ना हम फिजिकली अनफिट है काम करने के लिए या साइकोलॉजिकली अनफिट है काम करने के लिए। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कुछ नया करियर बना लें, और क्योंकि मेरा पूरा करियर चीन पे ही रहा था तो मैंने सोचा इसके बारे में लिखें। वैसे भी मैं सोचता था कि भारत में बहुत कम ऐसे अपने सिटीजन्स हैं जिन्होंने चीन के बारे में लिखा है। हम वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन वेस्ट का जो उनकी जो रुचि है चीन में वो अलग है हमसे। तो मैंने शुरुआत की लिखने की शुरुआत की, 4 किताबें लिखी हैं, लेक्चर्स देता हूँ चीन पे, और ज़िंदगी अच्छे आराम से चल रहा है अभी। अच्छा, जिन 4 किताबों की सर बात कर रहे हैं तो उसमें है एक द लॉन्ग गेम, आफ्टर तिरानवे स्क्वायर, अब ये चौथी किताब जिस पर क्रॉस प्रिंट्स पर हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले इस किताब के भीतर हम दाखिल होंगे, लेकिन जैसे किसी उपन्यास में किसी कहानी के बहुत सारे किरदार होते हैं, तो इसमें जैसे कुछ बहुत सारे नाम हैं जो कैमरे के उस पार, अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं जो चीन को उतना रेगुलरली फॉलो नहीं करते हैं, आपकी तरह चाइना वॉचर नहीं है, तो उनको समझने में थोड़ी इसमें सुगमता हो, इसलिए जैसे आइजनहोवर की बात हुई है, और सोनू जी मुझे करेक्ट करें अगर कुछ नाम मिस हो तो, हेनरी किसिंजर की बात हुई है, तो उस सब नामों के बारे में आप थोड़ा बताएं, ये लोग कौन थे, एक एक हम लिस्टिकल, और फिर हम किताब के भीतर जैसे डीन एचिसन, जॉन फॉस्टर डलेस, जाओ एन लाई, माओ तो लगभग सब जानते ही हैं। तो इस तरह के जो मुख्य किरदार हैं आपकी किताब में, उनके बारे में आप। तो ये किताब की खासियत ये है कि ये दर्शाता है कि सिर्फ देश विदेश नीति नहीं बनाते हैं, उसमें लोगों की भागीदारी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनमें ऐसे कुछ लोग थे उस समय 1950 के दशक में जिनकी दुनिया में बहुत बड़ी अहमियत थी, और उन्होंने किस तरह से नीति बनाई, उनके संबंध क्या थे दूसरे ऐसे लोगों के साथ दूसरे देशों में, इस किताब में उसका वर्णन दिया गया है। तो किरदार 4 देशों में से किरदार है। चीन का सबसे प्रमुख किरदार है चौ एन लाई, वो चीन के प्रधानमंत्री थे लगभग 1950 से 1972 तक, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी बनाने में। तो वो चीन के मुख्य किरदार थे। भारत में तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, उसके अलावा उनके 2 विदेश नीति पर उनके जो 2 राजनीतिक एडवाइज़र्स थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र्स, वो थे सरदार के.एम. पानिकर और वी.के. कृष्ण मेनन। दोनों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत बड़ा भाग लिया था, और फॉरेन पॉलिसी में खासकर उनका काफ़ी प्रभाव रहा है नेहरू जी पे। अमेरिका में तो 2 राष्ट्रपति थे इस समय जो 1950s की दशक है, हैरी ट्रूमन और ड्वाइट आइजनहावर। लेकिन इन दोनों के अलावा उनके जो विदेश मंत्री थे जॉन फॉस्टर डलेस, उन्हीं को जो कोल्ड वॉर नीति है अमेरिका की, श्रेय उनको जाता है। तो इसलिए 1950 के दशक में जॉन फॉस्टर डलेस का नाम एक बहुत बड़ा नाम है, और इनके बिना कोल्ड वॉर के बारे में हम सोच ही नहीं सकते 1950s में। उसके अलावा ब्रिटेन के 3 प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल और एंटनी ईडन, और इनमें से ये कुछ विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, जैसे एंटनी ईडन विदेश मंत्री भी थे। और उस समय ब्रिटिश साम्राज्य तब भी एक बहुत ताकतवर देश था। हमारे साथ संबंध थे, हालांकि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी। अमेरिका के वो ख़ास मित्र थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और चीन में उनके बहुत इंटरेस्ट थे। हांगकांग था, उनकी कॉलोनी थी, उनके ट्रेडिंग इंटरेस्ट थे। तो इन चारों देशों के मुखियों ने किस तरह से अपने बीच में इंटरैक्शन किया, उसका वर्णन इस किताब में है। तो एक तो है नेशनल इंटरेस्ट, एक है पर्सनल इंटरेस्ट। जब वो दोनों आते हैं तो केमिस्ट्री जो बनती है, उस केमिस्ट्री का वर्णन इस किताब में है। तो आपकी किताब का जो पहला चैप्टर है जिसमें बात होती है कि पैसिफिक थिएटर में स्टेज सेट हो रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्या हो रहा था जब तक कम्युनिस्ट चीन की स्थापना नहीं हुई थी 1949 में, उससे पहले और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, इसके बीच में क्या हो रहा था? हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, 1945 तक अगर एशिया में एक ऐसा देश था
जिसका प्रभाव बहुत बड़ा था तो वो था जापान। 19वीं सदी में उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू की थी और सबसे विकसित देश था। लेकिन 1945 में अमेरिका ने उनको पराजित किया और उसके बाद क्योंकि एक तरह से अमेरिकी साम्राज्य की स्थापना हुई पैसिफिक में, तो वो ऐसे एक देश को ढूंढ रहे थे जिनके साथ वो भागीदारी करके एशिया पैसिफिक में स्टेबिलिटी मेंटेन करे। अब जापान पे तो निर्भर नहीं कर सकते थे, वो तो एक प्रतिद्वंदी था। भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय तक, 1945 में हम तब भी ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो एक ही ऐसा देश था जिस पे वो निर्भर कर सकते थे और वो था चीन। हालांकि उस समय कम्युनिस्ट सरकार नहीं थी, प्रेसिडेंट चांग काई शेक था, अपने आप को एक डेमोक्रेट के तौर पे पेश कर रहा था, लेकिन एक तरह से तानाशाही था। लेकिन वही एक देश था जिसमें क्षमता थी, आर्थिक क्षमता, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, जो अमेरिका के साथ जुड़ के पैसिफिक में स्टेबिलिटी करें। इसी वजह से अमेरिका चीन के साथ संबंध बनाना चाहता था। अब अंग्रेज़ों का अलग एक रिलेशनशिप था, क्योंकि पूरे 19वीं सदी में वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश थे, एम्पायर था, और उनके बहुत सारे इंटरेस्ट थे ईस्ट एशिया में, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में। तो ये दोनों किरदारों ने किस तरह से उस समय उनकी क्या नीति थी, उनके क्या विचार थे, उसके अकॉर्डिंग टू दैट पूरा पैसिफिक थिएटर में स्टेज सेट हुआ। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हालांकि वो दोनों मित्र थे, लेकिन चीन पे उनके विचार और उनकी नीति बहुत ही अलग थी। अमेरिका चाहता था कि कम्युनिज्म को रोकें, क्योंकि उनका मुख्य प्रतिद्वंदी सोवियत यूनियन था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन उनका मुख्य प्रतिद्वंदी था, तो वो चाहते थे कि कम्युनिज्म को रोकें। ब्रिटेन का सबसे अहम ऑब्जेक्टिव था कि अपने साम्राज्य को बनाए रखें। तो एक अमेरिका जैसे जब कम्युनिस्ट सरकार इस्टेब्लिश हुई, स्थापित हुई चीन में, तो अमेरिका की प्रायोरिटी थी उनको रोकना, ब्रिटेन की प्रायोरिटी थी कि उनके साथ बिजनेस करना। और इन दोनों के बीच में हम फंस गए, क्योंकि हमारे संबंध दोनों के साथ ठीक थे, और तब तक दोनों चाहते थे कि भारत, क्योंकि हमारा एक तरह से एक ऐसी छवि बनी थी एशिया में, हम एशिया के लीडिंग देश थे, नेहरू जी की बहुत बड़ी छवि थी इंटरनेशनल अरीना में। दोनों चाहते थे कि भारत उनकी तरफ आए, क्योंकि भारत के साथ और ग्लोबल साउथ के देश भी आते, इसलिए हम उस कंपटीशन में फंस गए। और ये जो मैंने टाइटल दिया है किताब का, क्रॉस विंड्स, ये एक एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा है कि जब एक विमान उतर रहा है, तो जब पूर्वी दिशा से और पश्चिम दिशा से हवा चलती है, तो वो जो क्रॉस विंड होता है उसमें कभी कभी जब विमान उतर रहा है तो वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, मझधार में फंस जाता है। हाँ, तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये दोनों मित्र देश थे, ब्रिटेन और यूएसए, लेकिन क्योंकि उनकी चीन नीति पर अलग अलग विचार थे, हम उस क्रॉसविंड में फंस गए। जैसे हम अपने विमान को लैंड कर रहे थे, क्योंकि हम अभी अभी स्वतंत्र हुए थे और हम अपनी एक विदेश नीति बना रहे थे, लेकिन दोनों तरफ हमारे मित्र उनकी ओर खींच रहे थे। तो उस क्रॉसविंड का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, वो एक इम्प्रेशन देने के लिए कि फॉरेन पॉलिसी बनाना इतना आसान बात नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हमारे दोनों मित्र देश भी इन्वॉल्व थे इसमें। और इसी में एक इंटरेस्टिंग लाइन आपने लिखी कि ब्रिटेन बाय डिफ़ॉल्ट बिकेम बोथ द चीफ इंटरप्रेटर ऑफ वाशिंगटन्स चाइना पॉलिसी फॉर इंडिया एंड द इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन पॉलिसी फॉर द अमेरिकन्स। इसका मतलब क्या? नहीं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने उठाई है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, लेकिन उनकी भी प्रायोरिटीज़ थी, क्योंकि यूरोप में माने पूरा वो जो यूरोप था वो ध्वस्त हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वहाँ फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना था, तो एक प्रायोरिटी वो थी। पैसिफिक थिएटर में, पैसिफिक ओशन में स्टेबलाइजेशन करना, जापान जिन्होंने उनको पराजित किया था उसको रीबिल्ड करना दूसरी प्रायोरिटी थी। तो प्रायोरिटी पैसिफिक थिएटर में पैसिफिक ओशन में था, इंडियन ओशन उनकी प्रायोरिटी नहीं थी।
लेकिन भारत एक इम्पॉर्टेंट देश था और वहाँ और भी कुछ घटनाएं हो रही थी। तो उन्होंने समझा कि क्योंकि ब्रिटेन ने साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में 19वीं सदी से 100 साल के लिए उन पे राज किया है, तो शायद ब्रिटेन ही उनकी मदद करे इन देशों को समझने के लिए, उनके साथ संबंध बनाने के लिए। और इसलिए उन्होंने ब्रिटेन को इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए उन्होंने उनका प्रयोग किया। समस्या ये बन गई कि ब्रिटेन के इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट अलग अलग थे। तो जो ब्रिटेन के इंटरेस्ट के अनुसार उन्होंने ठीक समझा, वो अमेरिका को बताते थे भारत के बारे में। और क्योंकि हम दोनों के बीच में इतनी बातचीत नहीं होती थी, शायद मेरा मानना है कि ब्रिटेन ने मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसपरसेप्शन क्रिएट किया दोनों देशों के बीच में। और इसीलिए शायद 1950 के दशक में हमारे अमेरिका के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं थे जितने होने चाहिए थे। क्योंकि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय अमेरिका ने हमें पूरी तरह से सपोर्ट दिया था। उन्होंने ब्रिटेन को कहा था कि आप भारत को स्वतंत्रता दे दें, क्योंकि फिर विश्व में जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं वो और भी ताकत बनेंगी। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली तो सबसे बड़ी आर्थिक सहायता अमेरिका ने दिया, ब्रिटेन ने नहीं। तो इसलिए सोचने की बात है कि इतना सब करने के बाद हमारे संबंध अमेरिका के साथ इतने अच्छे क्यों नहीं थे। और मेरा मानना है कि इसमें ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ था। क्या ब्रिटेन को हम विलेन कह सकते हैं? भारत और अमेरिका के संबंध आप कह सकते हैं, मैं तो फॉर्मर डिप्लोमेट हूँ। लेकिन आप किताब को पढ़िए, मैंने फैक्चुअल एक लिखा है, आर्काइव्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स पे आप अपनी राय बना सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उनका बहुत बड़ा हाथ था ये मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसपरसेप्शन क्रिएट करने में। अब इस पे मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि विदेश नीति में देश का इंटरेस्ट होता है और हर देश अपने ही हित में काम करता है। तो इसमें कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता है, लेकिन नतीजा हमारे लिए ठीक नहीं था। बहरहाल, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करी, मेरे साथी अभिषेक ने विलन की बात करी। जवाहरलाल नेहरू आज के दौर में एक विलन की तरह पेश किए जाते हैं, एक विचारधारा के तौर पर भी, मतलब, और एक वैश्विक नेता के तौर पर भी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि जो कम्युनिस्ट चाइना थी, नेहरू की धारणा थी कि साहब दोनों देश मिलकर के एशियाई देशों को राह दिखाएंगे, क्योंकि अभी आपने वो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है कि अमेरिका और ब्रिटेन के क्या हित थे। तो ऐसे में, लेकिन 1954 तक कोई मुलाकात नहीं हुई थी, आपकी किताब से ये जानकारी हमें मिली। तो ऐसे में नेहरू का जाना चाइना में, मतलब नेहरू को चाइना को मान्यता देना 1950 में, वहाँ चाइना में कैसे देखा गया? और आप जब आप रेट्रोस्पेक्टिव में सिंहावलोकन की दृष्टि से देखते हैं तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? कैसा स्टेप था ये? देखो, रेट्रोस्पेक्टिव और हाइंडसाइट की दृष्टि में बहुत आसान है ये कहना कि किसी ने गलत किया हो या किसी ने सही किया हो। एक तो हमें मानना पड़ेगा कि नेहरू जी की जो विजन थी वो एक बहुत ही दूरदर्शी विजन थी। अब मैंने किताब में भी एविडेंस पेश किया है कि 1948 में, माने चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना के एक साल पहले, जब बाकी पूरे देश, अमेरिका, ब्रिटेन दोनों समझते थे कि कम्युनिज्म वहाँ नहीं आएगा, नेहरू जी अपने विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल्स को बताते हैं कि देखिए ये होने वाला है, बदलाव आने वाला है, आप तैयारी कीजिए। आप ज़्यादातर जो वर्तमान सरकार है उस पर ध्यान मत दीजिए, क्या हो रहा है उस युद्ध में, वर्तमान सरकार और कम्युनिस्ट के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको फॉलो कीजिए। अपनी क्या नीति होनी चाहिए उसके बारे में सोचिए। अगर कम्युनिस्ट तिब्बत या शिनचांग में आ जाए तो उसका हमारे ऊपर क्या परिणाम होने वाला है उस पर गौर कीजिए। ये दूरदर्शी नहीं है तो आप बताइए एक फार साइटेड अप्रोच क्या है। लेकिन जो उसके ऊपर, उसके आधार पे जो टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी थी उसमें शायद कमियां थी, क्योंकि अगर ये हमें पता था कि एक कम्युनिस्ट सरकार आने वाली है, कि शायद वो तिब्बत में भी आएगी और हमारे सीमा तक पहुंचेगी, तो हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए थी और ऐसे कुछ डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स करने थे इसको एटलीस्ट काउंटर करने के लिए। लेकिन वो नहीं हुआ, और मैं मानता हूँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नेहरू जी की सोच थी कि अगर एशिया एशियंस के लिए बनना चाहिए, क्योंकि एक
100 साल वहाँ यूरोपियंस ही थे, यूरोपियंस ही हमें बताते थे क्या करना है नहीं करना है। और आज़ादी के बाद नेहरू जी की सोच थी कि हमें एक ऐसी स्थिति स्थापित करनी चाहिए जहाँ हम एशियन लोग अपने फ्यूचर पे डिसाइड करें। तो ये उनकी सोच थी कि अगर एशिया फॉर एशियंस होना चाहिए तो और कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ हम भागीदारी कर सकते हैं। उस समय ज़्यादातर देश तो तब भी कॉलोनीज ही थे, 2 ही ऐसे देश थे जो हम जिसके साथ हम भागीदारी कर सकते थे। एक था इंडोनेशिया जो 1945 में आज़ाद हुआ था, और एक था चीन। जापान पे तो कोई निर्भर नहीं कर सकता था, वो तो एनिमी कंट्री था, वो शत्रु था। तो नेहरू जी की सोच थी क्योंकि यही 2 देश थे, तो उनके साथ अगर संबंध अच्छे हों तो ज़्यादा चांस है हम तीनों या 4 देश मिलके एक ऐसा ऑर्डर स्थापित करें पैसिफिक और इंडियन ओशन में जो एशियन लोगों के हित में है। पर इस धारणा को सपोर्ट करने कोई वाजिब वजह थी? जैसे आप नहीं लिखते हैं कि अनटेस्टेड अजम्पशंस थे वो। अनटेस्टेड इसलिए थे दीपक क्योंकि भारत के जो लीडर्स थे और चीन के जो लीडर्स थे उनके बीच में कोई डायरेक्ट वार्तालाप नहीं हुई जून थी 5 1954 साल तक के नहीं हुई। लिए। अब परिस्थिति भी कुछ अलग थी। आजकल तो ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिजिटल, उस पे तो रोज़ी बात हो सकती है। उस समय तो पहले तो वो था ही नहीं, और इतनी प्रथा भी नहीं थी कि फ्रीक्वेंटली कोई आए जाए किसी और देश में। लेकिन ये सोचने की बात है कि 2 इतने बड़े देशों के बीच में दोनों देशों के नेता 5 साल मिलते ही नहीं एक दोनों से, लेकिन अहम विषय पे बात हो रही है। चीन को मान्यता देना है कि नहीं, तिब्बत पे क्या करना है, कोरियन वॉर या वियतनाम वॉर पे भारत और चीन की नीति में कैसे एक तरह से समझौता कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े विषयों पे बात हो रही थी, लेकिन लीडरशिप में कोई माने एक फेस टू फेस मीटिंग कभी हुई नहीं थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे प्रिजम्पशंस के ऊपर हमने नीति बनाई। जब एक अच्छी नीति तब बनती है जब एक फेस टू फेस अंडरस्टैंडिंग भी होता है, हम अपने प्रतिद्वंदी को या नॉट नेसेसरली ऑपोजिशन को, लेकिन दूसरे पक्ष को हम डायरेक्टली भी एक हम अपनी समझ बना सके। तो उसमें शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट अजम्पशंस हुए। हमने सोचा एक, चीन ने कुछ और किया। अभी हम अनटेस्टेड एजम्पशंस की बात कर रहे हैं। उस समय भी नेहरू 2 लोगों की सुन रहे थे विदेश नीति तय करने में। अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो 2 लोग कौन थे और कैसे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित कर रहे थे? तो ये जो 2 थे, एक तो सरदार के.एम. पानीकर था और एक वी.के. कृष्ण मेनन था। और ये दोनों स्वतंत्र आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, तो नेहरू जी के साथ लंबे संबंध थे। दोनों स्कॉलर्स थे, उन्होंने किताबें लिखी हैं। इनफैक्ट सरदार पारीकर ने इंडो पैसिफिक का आइडिया उस समय 1940s और 1950s में इंडो पैसिफिक की बात की थी, जो अब जाकर मटीरियलाइज हो रहा है। कृष्ण मेनन साहब ने अपना जब स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था तो लंदन में वो रहते थे, और उनकी बहुत बड़ी भागीदारी थी कि वो कांग्रेस के नेताओं और ब्रिटेन के जो लीडर्स थे उनके बीच में एक तरह से समझौता बनाए, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करे। तो दोनों की बहुत अहम भागीदारी थी स्वतंत्रता आंदोलन में, इसमें कोई 2 बातें नहीं हैं। स्वतंत्रता के बाद क्योंकि हमारे सिविल सर्विस बहुत छोटी थी और ख़ासकर डिप्लोमेटिक सर्विस में इंडियंस बहुत कम थे, क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहती थी जब वो उनका साम्राज्य था कि फॉरेन रिलेशंस में इंडियन सिटीज़न को इन्वॉल्व करें। तो सब ब्रिटिश सिटीजन्स थे, वो चले गए। तो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स जो कहते हैं बहुत कम थे। तो इसलिए नेहरू जी ने ऐसे लोगों को चुना जिनको कुछ विदेश नीति में तजुर्बा था, जो बाहर रहे थे, जिन्होंने लिखा था, लेकिन वो सरकारी अफसर नहीं थे। और पानीकर हमारे पहले राजदूत थे चीन में। तो उन्होंने जो जो देखा, उनकी सोच, उनका रिपोर्टिंग नेहरू पे उसका असर बहुत पड़ा। कृष्ण मेनन जो थे वो हमारे पहले हाई कमिश्नर थे लंदन में, और उसके बाद जब दिल्ली में आए तब वो हमारे यूनाइटेड नेशंस में वो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाते थे। तो उनका भी एक तजुर्बा था विदेश नीति में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी।
तो नेहरू जी ने उन पे भी उनके एडवाइस पे विदेश नीति बनाई। अब ये दोनों जो इंडिविजुअल्स थे उनकी इन्फ्लुएंस नेहरू जी पे बहुत ज़्यादा थी, और बाकी जो कैबिनेट पे उनको उनके साथ उनको कंसल्ट करना था वो शायद कम था। हालांकि जो जैसे मैं किताब में लिखता हूँ 1949 में जब हम सोच रहे थे कि नई चीन सरकार को मान्यता दे या नहीं, जो कम्युनिस्ट सरकार थे, तो हमारे जो उप प्रधानमंत्री थे उस समय वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आपको मान्यता देनी है, लेकिन हमें सोच विचार करके ये देना चाहिए, क्या मांगे हैं वो हम तय करें और आप कैबिनेट से सलाह मशवरा करें। अब मुझे तो आर्काइव में ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिला है कि नेहरू जी ने कैबिनेट को कंसल्ट किया। मुझे सिर्फ ऐसे एक पेपर मिला जहां लिखा है, और मैं अंग्रेजी में बोलूँ, प्राइम मिनिस्टर नेहरू इन्फॉर्म्ड द कैबिनेट ऑफ द डिसीजन टू रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका मतलब है कि मैंने कैबिनेट को बता दिया है कि मैं करने जा रहा हूँ। ये अब सलाह मशवरा है कि नहीं, इस पे मैंने ये एक सेंटेंस का एक नोट है, ये इससे पता नहीं चलता है कि सलाह मशवरा हुआ है कि नहीं। अच्छा, पार्लियामेंट में कभी बात नहीं उठी, कभी भी चर्चा नहीं हुई मान्यता देने के पहले कि हम मान्यता देने जा रहे हैं, आपके क्या विचार है, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या विचार है। पेपर में पब्लिक ओपिनियन नहीं बनाया। तो इसलिए मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जो विदेश नीति बनती थी वो चंद लोग बनाते थे, और एक वाइडर जो कंसल्टेशन होनी चाहिए सोसाइटी में जैसे अब होता है वो नहीं था उस समय। अब उस समय अलग समय था, हाइंडसाइट में बहुत कुछ कहना आसान है, लेकिन ये कमी थी मेरे ख्याल में, और उसकी वजह से कुछ ऐसी नीतियाँ बनी या कुछ ऐसे स्टेप्स बने जो बाद में जाके उसके इतने अच्छे परिणाम नहीं हुए, खास करके भारत चीन संबंध। क्या हमने सबक लिया उन गलतियों से? हाँ, मैं समझता हूँ कि सबक हुआ है। एक तो कंसल्टेशन आजकल वो जो कंसल्टेशन का दायरा है वो काफ़ी ब्रॉड है। आप देखिए, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, मीडिया सवाल उठाती है, सरकार में एक स्ट्रक्चर बना है अभी जहाँ कंसल्टेशन होता है। इसका पहले उसका नाम था कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी बना था, अब उसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन फंक्शन सेम है। उसको अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहते हैं, CCS। तो 4 मंत्री हैं उसमें, प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी रहते हैं वहाँ। और उसके अलावा ज़रूरत पड़ते हैं तो हमारे जो मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स हैं या विदेश मंत्रालय के या किसी और मंत्रालय के, वो भी शामिल होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर है, कंसल्टेटिव स्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री कैबिनेट को भी कंसल्ट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक तरह से वो जो डेफिशिएंसी थी वो 70 साल में डेफिशिएंसी नहीं रही है। कंसल्टेशन प्रोसेस अभी चलता है। हमने मान्यता दी जनवरी 1950 में, और हमें कब लगने लगा था कि चीन पे जो हमने भरोसा दिखाया है वो हम चूक रहे हैं, कहीं हमने गलती कर दी है? कब ये अंदाज़ा हमें हो चुका था? वाटरशेड मूवमेंट कौन सा था? बहुत साल लगे उसके लिए, और शायद 1958 में शायद पहली बार ऐसे माने प्रधानमंत्री को खुद और सरकार के अंदर ऐसे सोच होने लगा कि शायद हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि चीन के साथ हम भागीदारी कर सके, कि हम दोनों साथ काम कर सके, उसमें वो शायद नहीं होने वाला है। अब एक मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि मैंने किताब में लिखी है कि 1949 में जब हम मान्यता देने जा रहे थे, अमेरिकन सरकार ने हमें एक पेपर दिया। उस पेपर में ये लिखा था कि हम चाहते हैं कि आप मान्यता ना दें, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं, आप तो एक स्वतंत्र देश है, ज़रूर कीजिए, लेकिन कुछ आप पहले सवाल उठाइए चीन के साथ। और उनमें से एक ये उन्होंने विषय लिखा था कि आप उनसे पूछिए कि जो पिछले सरकार के साथ आपकी समझौते थे, आपका अंडरस्टैंडिंग था, आपके कोई अग्रीमेंट्स थे, तो उस पे वो
वो उसको वो आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, माने उसको वो बदलने की कोशिश करेंगे या वो उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ये एक बहुत ही सेंसिबल पीस ऑफ एडवाइस था। कोई भी पूछता है, अगर हम भी आजकल अपने जीवन में अगर हमारा समझो वेल्थ एडवाइज़र बदल गया बैंक में, तो हम अगले वेल्थ एडवाइज़र को पूछते हैं कि है कि नहीं कि आप जो पिछला मुझे आपने जो एडवाइस हमारे आपके प्रेडिसेसर ने दिया वो सब ठीक ठाक है कि नहीं, आप कुछ बदलाव लाने वाले हैं कि नहीं। हमने ये अमेरिकन एडवाइस को एक तरफ रख दिया, हमने पूछा नहीं। अगर हम शायद पूछते तो शायद उस समय अगर हम एडवाइस लेके चीन को पूछते कि क्या आप पिछले समझौतों को रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं, तो शायद हमें उसी समय क्लू मिलता कि वो भारत चीन सीमा को वो मानते नहीं हैं, वो समझते हैं कि वहाँ डिस्प्यूट है। अब ये नहीं मैं कह सकता कि अगर हमने सवाल उठाया तो वो जवाब देते, लेकिन हमने चांस अपॉर्चुनिटी मिस की ना, इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इसलिए बहुत साल लगे ये समझने में कि चाइना बाउंड्री को डिस्प्यूट करता है। लेकिन 1958 में तक क्लियर इंडिकेशंस होने लगे और कुछ इंसिडेंट्स हुए 1958 में, जिसका मैंने वर्णन किताब में किया है। अक्साई चीन में रोड बना, जो लद्दाख का पोर्शन है जो भारत समझता है कि वो अपना देश है, उसमें 1958 में हमारे आर्मी पेट्रोल ने देखा कि चीन रास्ता बांध रहा है, जो अक्साई चीन रोड है वो हुआ। अब उनके वेरियस पब्लिकेशंस और मैगजीन्स में जब वो अपना नक्शा दिखाते थे तो अक्साई चीन का भाग दिखाते थे, तो वो भी 1958 में शुरू हुआ। 1958 में दो हमारे जो आर्मी पेट्रोल्स गए थे, क्योंकि सीमा पे तो हमारे आम तौर पे जाते हैं पेट्रोल्स, कुछ दिन गायब थे, वो मिल नहीं रहे थे, वो चीन के कब्जे में थे। लेकिन चीन सरकार ने हमें नहीं बताया। उस समय ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस चल रहा था, हम उनके मित्र देश थे, हम मदद कर रहे थे उनको, लेकिन हमारे जो 15-20 सिपाही थे उनको पकड़ के रखा था करीब 2 महीने तक, हमें बताया नहीं कि उनके पकड़ में है। तो ये सब 1958 में 5-6 ऐसे घटनाएं हुई जिससे भारत सरकार में एक तरह से ओपिनियन बनने लग गया कि इसमें कुछ ठीक नहीं है, हमारे संबंध कुछ ठीक दिशा में नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद जब 1959 में हिज होलीनेस दलाई लामा भारत आए, तब से तो संबंध बिगड़ना शुरू हो गया, और उसके बाद तो फिर 62 तक कभी नहीं सुधरे। और तिब्बत पे हमारी क्या गलती रही या कैसे हम चुके, या उसको कैसे बेहतर हो सकता था, या तिब्बत पे हमारा क्या स्टैंड रहता है? तिब्बत पे तो पूरा दिन ये ऐसा विषय कि पूरा दिन बात कर सकते हैं। मैं एक और किताब मेरी हाँ एक किताब, कुछ किताबें लिख सकते हैं, लेकिन एक मैं बड़े संक्षिप्त में कहूँ तो ऐसा था कि 18वीं सदी से चीन ने तिब्बत पे अपना साम्राज्य बना रखा था, लेकिन 1911 में जब चाइनीज़ एम्पायर का एक तरह से कोलैप्स हो गया या निधन हो गया आप कह सकते हैं, तो तिब्बत लगभग स्वतंत्र हो गया, लगभग, क्योंकि चीन का तभी भी क्लेम था उस पर, लेकिन कंट्रोल नहीं था। उस समय 1911 और 1935 के बीच में ब्रिटिश सरकार जो भारत पे उन्होंने जो ब्रिटिश का साम्राज्य, ब्रिटेन का साम्राज्य था भारत में, उन्होंने तिब्बत के साथ कुछ समझौते बना लिए। एक तो सीमा के बारे में जो हम मकमोहन लाइन कहते हैं, जिसका अग्रीमेंट का नाम है द सिमला अग्रीमेंट ऑफ 1914। ये सिमला अग्रीमेंट वो पाकिस्तान का सिमला अग्रीमेंट नहीं है, अलग है, लेकिन दोनों अग्रीमेंट सिमला में ही हुए। तो जो 1914 में सिमला अग्रीमेंट था वो ब्रिटेन और या ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में था, ये एक समझौता था। और भी समझौते हुए ट्रेड पे कि ब्रिटेन के बिजनेसमैन जा सकते हैं वहाँ, आयात निर्यात का बिजनेस कर सकते हैं। ये भी एक अग्रीमेंट हुआ कि ब्रिटिश के 2-3 जो मिलिट्री टोलियाँ हैं, जो रेजिमेंट्स हैं, वो तिब्बत में हम रख सकते हैं। तिब्बत का पूरा पोस्ट और टेलीग्राफ का कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया में था। तो ऐसे समझौते हुए थे। जब हम स्वतंत्र हुए तो ये एक इंटरनेशनल प्रोसीजर होता है कि
एज द सक्सेसर स्टेट, क्योंकि हम भारत, इंडिपेंडेंट भारत एक सक्सेसर स्टेट था ब्रिटिश इंडिया का, तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और ऑब्लिगेशंस होते थे उस सरकार के, वो नए सरकार पे आते हैं। तो भारत ने अपने सोल्जर्स रखे थे तिब्बत में, हमारा डाकतार विभाग उनके पोस्ट और टेलीग्राफ को कंट्रोल करता था, ये सारे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी थे और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब कम्युनिस्ट सरकार बनी तो उन्होंने कहा ये तो, हम तो सॉवरेन स्टेट है, तो आप अपना सरकार कैसे चला सकते हैं तिब्बत में, मानी सरकारी जो जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स था, हमारे सोल्जर्स थे, तो आप उसको हटाइए। एक रीजनेबल डिमांड था। लेकिन निगोसिएशन में, क्योंकि हमने ये समझ लिया था कि हमारे साथ, हम चीन के साथ मित्रता बनाना चाहते हैं और वो मित्र रहेंगे, हमने शायद तैयारी नहीं की उस समय इन निगोसिएशंस के लिए। हमारे भी कुछ मांगे पूरी करनी चाहिए थी चीन को, लेकिन अगर आप पूछते नहीं हैं तो मांगे कौन करेगा पूरी। तो ये कहने का तात्पर्य कि निगोसिएशन स्ट्रैटेजी में जब भी आप किसी के साथ निगोशिएट करते हो, और ये पर्सनल लेवल पे भी है और ऑफिशियल लेवल पे भी है, उनके कुछ मांगे होती है और आपके कुछ मांगे होती हैं, और तब निगोसिएशन बनता है। लेकिन एक तरफी हो उन्हीं के मांगे और हम कुछ मांगे ही नहीं, If you don't ask, the answer is always no. तो निगोसिएशन में उनका फायदा होने वाला है और आपके हित में नहीं होने वाला है। और यही हुआ तिब्बत में। जब हम निगोसिएशन के लिए गए तो चीन ने कहा कि ये जो चीज़ें ब्रिटिश साम्राज्य कर रहा था, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि हम सॉवरेन कंट्री है, एंड दैट वाज अ रीजनेबल पोजीशन। लेकिन हमारी भी कुछ मांगे होनी चाहिए थी ना। हमारे तिब्बत के साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, रिलीजियस, दोनों बुद्धिज़्म भारत से ही तिब्बत में गया है, ट्रेड हुआ करता था, पॉलिटिकल रिलेशंस थे, तो कुछ तो मांगे होनी चाहिए थी। हमने कुछ नहीं मांगा उनसे, बल्कि हमने बहुत कुछ जो हमारे पास था हमने दे दिया। हमने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर दिया, हमने डाकतार विभाग उनको दे दिया, हमने अपनी जो बिल्डिंग्स थे, जो भारत सरकार के बिल्डिंग्स थे, बिना कोई कॉम्पनसेशन लिए हमने उनको दे दिया कि नहीं ये तो क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको ज़बरदस्ती ले लिया था तो हम आपको वापस कर रहे हैं। तो एक थोड़ा मैं समझता हूँ एक मोरल हाई ग्राउंड, नहीं मॉरल हाई ग्राउंड तो था ही, बट इट केम फ्रॉम अ नाइव माने एक नौसिखिया नहीं, एक हाँ, एक माने एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं था। एक समझ थी कि अगर हम उनकी तरफ अच्छा व्यवहार करें तो वो हमारी तरफ अच्छा व्यवहार करेंगे। विदेश नीति इस पे नहीं बन सकती। अनटेस्टेड एजम्पशंस। ऐसे नहीं होता, मैं अच्छा करूँगा मुझे भी अच्छा मिलेगा। तो और फिर तिब्बत की बात आई, और फिर 1959 में जब दलाई लामा भारत आते हैं, और उसको प्रीटेक्स्ट के तौर पे देखा गया 1962 वॉर। इसकी वजह क्या थी? क्या सिर्फ दलाई लामा का भारत आना भारत चीन युद्ध की वजह थी, या फिर कुछ और चीन की मंशा थी? वो अपना साम्राज्यवादी रवैया थोपना चाहता था भारत के ऊपर। हाँ, इस पे तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे विचार, ओपिनियंस भी हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, और उनका मैंने हर ओपिनियन पे को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरी राय है कि दलाई लामा का आना या सीमा विवाद दोनों एक्सक्यूजेस थे। मेरे ख्याल में सच्चाई ये था कि उनकी विदेश नीति के अनुसार दो ही ऐसे देश थे जो वो समझते थे चीन के बराबर के थे, और वो था अमेरिका और रूस, उस समय सोवियत यूनियन। उसने कभी भारत को ऐसे देखा, इक्वल देश के तौर पे देखा नहीं। उनकी समझ थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में चीन ऐसे मात्र एक एशियाई देश है जिन्होंने जापान को पराजित किया है, और इसलिए जो पोस्ट द्वितीय विश्व युद्ध का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसमें चीन की अहमियत रहेगी, और बाकी जो एशियाई देश है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, उसका एक लोअर रोल रहेगा, एक सब्सिडरी रोल रहेगा। तो पहले से ही वो भारत को एक इक्वल नेशन नहीं समझते थे, और ना ही हमारे साथ इस नज़रिए से हम वो अपने संबंध चलाते थे। अच्छा, उसके ऊपर उनका मुख्य प्रतिद्वंदी अमेरिका था, तो वो समझते थे कि कोई देश अगर अमेरिका की तरफ जा रहा है तो हमारे लिए खतरा बनेगा। और आप देखिए 1950 के दशक में जैसे जैसे हमारे संबंध चीन के साथ घटते गए, हम अमेरिका की तरफ जाने लगे, और उन्होंने समझा ये उनके लिए खतरा है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो 1962 की कॉन्फ्लिक्ट थी, उनका मेन
मैंने उनका सोच था कि किसी भी हालत में भारत को अमेरिका के साथ जुड़ने देना नहीं चाहिए, और अगर वो नीति के तौर पे नहीं कर सकते तो शायद युद्ध के तौर पे कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भी वही सोच है उनकी कि भारत उनका इक्वल नहीं है। हालांकि एक महत्वपूर्ण देश है एशिया में, अगर वो अमेरिका के तरफ गए तो हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है। तो उनकी नीति आज भी है कि भारत को किसी भी तरह एक न्यूट्रल पोजीशन पे लाए, चाहे वो पीसफुली हो या नॉट सो पीसफुली हो। अब ये एक हाइपोथेसिस है, मैं आपको कहूँ, दूसरे लोगों के दूसरे विचार। ये आपने मतलब कहा कि वो किसी तरह दूर रखना चाहता है वेस्ट से, जैसा वो अभी ताइवान में कर रहा है। लेकिन ताइवान में 1950s में 2 क्राइसिस हुई, 2 लड़ाइयाँ हुई, 500-600 लोग मरे दोनों तरफ के। वो क्या था ताइवान स्टेट क्राइसिस फर्स्ट और दूसरा, और उसमें भारत का क्या स्टेक था? हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और लोग पूछते नहीं हैं ऐसे सवाल। मैं बताऊं कि ताइवान एक द्वीप है, करीब चाइनीज़ मेनलैंड से 100 किलोमीटर की दूरी पे। जब कम्युनिस्ट सरकार वहाँ स्थापित हुई मेनलैंड पे, जो पुरानी सरकार थी वो भागकर इस द्वीप पे आ गई। और क्योंकि उस समय अमेरिका और चीन के बीच में तनाव था, तो अमेरिका ने कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता न देकर इस द्वीप में जो ओरिजिनल चाइनीज सरकार था उसको मान्यता दी। तो ऑटोमेटिकली ताइवान एक प्रॉब्लम बन गया अमेरिका और चीन के बीच में, और वो आज तक वही वो आज तक वो एक समस्या बनी रही है। अब क्योंकि ये दुनिया के 2 बहुत ताकतवर देश थे, उनके तनाव में भारत समझता था कि उस तनाव से हमारे ऊपर भी परिणाम होगा, एक तरह से पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू की सोच थी कि एशिया में अगर पीस और स्टेबिलिटी नहीं होगा तो भारत के लिए ठीक नहीं है, और अगर ताइवान स्ट्रेट में टेंशन हुआ तो पीस और स्टेबिलिटी नहीं होगा। इसलिए भारत को उसमें कुछ रोल करना चाहिए, ये देखने के लिए कि इन दोनों देशों के बीच में तनाव कम हो और बाकी देशों को ऐसे न लगे कि इस तनाव के वजह से हमारे ऊपर कोई दुष्परिणाम हो रहा है। इसलिए हमने दोनों क्राइसिस में एक रोल प्ले करने की कोशिश की। अब ये इसमें नहीं जा रहा हूँ कि ये सफल हुआ या नहीं, वो अलग बात है। मैं ये पॉइंट एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि क्योंकि भारत में एक इम्प्रेशन बना है कि हमारा उससे कुछ लेना देना है नहीं, और इस किताब के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा लेना देना है, और पिछले 2 क्राइसिस में हमने किया है कुछ इस बारे में। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज वो परिस्थिति फिर से 1950s जैसी परिस्थिति हुई है। चीन और यूएसए के बीच में फिर से तनाव बढ़ रहा है और वो बढ़ता जाएगा, और ये जो ताइवान द्वीप है ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोनों के बीच में, और अगर वहाँ कुछ तनाव बढ़े तो हमारे ऊपर बहुत बड़े परिणाम होने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि वो 5000 मील दूर है, क्या परिणाम होगा हमारे ऊपर, जैसे यूक्रेन 5000 मील है, लेकिन हम कुछ अहम बातें समझ नहीं रहे हैं। हमारा 50% ट्रेड जो है वो उसी दिशा में जाती है, ताइवान स्ट्रेट के थ्रू, चीन को, जापान को, साउथ कोरिया को, और वो जो बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को। तो अगर तनाव की वजह से वो ट्रेड बंद हो जाए तो हमारी इकोनॉमी पर डायरेक्ट परिणाम हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हम पूरी तरह से हमारे जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पैसिफिक स्टेट्स के सप्लाई चेन पे हमारी इंडस्ट्री चलती है। माने पार्ट्स, मशीन टूल्स या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स चीन, कोरिया, सेमीकंडक्टर्स चीन, कोरिया, जापान से आता है और फिर हमारी इकोनॉमी में इस्तेमाल होता है। अगर वो रुक गया तो परिणाम होगा। तीसरा, जो हम आईटी वर्ल्ड पावर हम अपने आप को समझते हैं, वो जो सबमरीन केबल्स हैं समुद्र के नीचे, जो बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे से सिलिकॉन वैली जाती है, वो कहाँ से जाती हैं? ताइवान में एंकर्ड है वो। यहाँ से जाता है सिंगापुर, ताइवान, और फिर ताइवान से पैसिफिक क्रॉस करता है। अगर तनाव हो तो वो कट जाएंगे और उसका परिणाम होगा। तो
ये मेरा और सेमीकंडक्टर्स ज़्यादातर ताइवान कोरिया से आते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स हम समझते हैं हमारे लाइफ में क्या है, अब हर फ़ोन में सेमीकंडक्टर है, तो आपके पूरे डिजिटल सर्विसेज रुक जाएंगे। हम डोमिनो से पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर कर पाएंगे, ई लॉजिस्टिक्स बंद हो जाएगा, ई कॉमर्स बंद हो जाएगा, क्योंकि हम अमेज़ॉन कैसे चलेगा बिना सेमीकंडक्टर्स का? सारा तो डिजिटल पेमेंट्स है, डिजिटल ऑर्डर्स है, डिजिटल लॉजिस्टिक्स है, हमारा जो डंजो है, डिलीवरी है, ये सारा बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलता है। अगर सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई बंद हो जाए तो हमारी पूरी डिजिटल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, जॉब लॉस आप देखिए कितना बड़ा होगा, क्योंकि हम सर्विसेज ड्रिवन देश हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम है, सर्विसेज ज़्यादा है। तो आई होप कि ये किताब एक तरह से एक जागरूकता पैदा करेगी कि हमारा रोल रहा है उस विषय में, और आज और भी महत्वपूर्ण है कि हम इंटरेस्ट लें उस सब्जेक्ट में। अब ये मैं नहीं कहता कि जाके हम किसी एक पक्ष को सपोर्ट करें या उस युद्ध में, अगर युद्ध हो तो उसमें हम जुड़ जाएं, लेकिन अवेयरनेस तो होना चाहिए और डिप्लोमेसी और नीति बनानी चाहिए, और सरकार बना रही है, लेकिन शायद आम जनता को थोड़ा अपना कॉन्शियसनेस इस बारे में बढ़ाना चाहिए। ये मेरा मत है जी। उसी कॉन्शियसनेस की बात थोड़ी करनी है जो चाइना में आई। मसलन माओ के बाद जितनी भी दो क्राइसिस की तो आपने बात करी, 1955 फर्स्ट ताइवान क्राइसिस जो स्टेट की रही, सेकंड आपने 1958 की बात करी, 1962 में भारत और चाइना का वॉर हुआ, उसके अलावा 69 का एक युद्ध है रशिया और चाइना का, 67 का इंडिया और चाइना का वॉर है। लेकिन इस सब के बाद ये समझ में आता है कि माओ की डेथ के बाद जंग को युद्ध में बदलने से चीन थोड़ा सा पीछे हटा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पॉलिसी रही कि हम डेटरेंस करेंगे, हम डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन युद्ध में नहीं जाएंगे। तो इस पॉलिसी के बदलने के पीछे क्या कारण रहते हैं? आपने तो चाइना, आप 15 बरस रहे हैं वहाँ, क्या स्थिति? हाँ, तो पहले तो चाहे हम अपने चाणक्य देखें या उनका जो नहीं, कन्फ्यूशस नहीं, जो कन्फ्यूशस तो बेसिकली सोशल जो प्रथाएं थी उन पे लिखते थे। जो स्ट्रेटेजिक उनका चीफ थिंकर है, उनका नाम है सुन त्सू, आर्ट ऑफ वॉर। तो आर्ट ऑफ वॉर बहुत एक छोटी सी किताब है, और मैं समझता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अपने ह्यूमन रिलेशंस में भी उसकी एप्लीकेशन हो सकती है। तो दोनों, अगर आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ें या सुन त्सू का आर्ट ऑफ वॉर पढ़ें, तो एक सॉर्ट ऑफ मूलभूत अप्रोच है कि वॉर इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर युद्ध पे उतर गए तो फिर बाकी सब कुछ फेल हो गया, उस स्थिति पे आनी ही नहीं चाहिए। विदेश नीति का सबसे सफल दौर उस समय होता है जब आप जीत हासिल करते हैं युद्ध के बिना। तो ये चीन में भी एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है, और भारत में भी स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो चीन तब युद्ध पे जाता है जब बाकी सब कुछ फेल हो जाता है और उनको खतरा लगता है। अच्छा, 1980 के बाद बदलाव ये इसलिए भी आया कि 1980 तक उनकी अर्थव्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। एक पॉलिटिकल मूवमेंट था कम्युनिज्म, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति हमसे भी बुरी थी 1980 में। और इनफैक्ट 1990 में हमारा जीडीपी और उनका जीडीपी लगभग बराबर था। तो आप देखिए 30 साल में 1990 में हमारी जीडीपी और उनकी जीडीपी बराबर की थी, और आज 2020 में उनकी जीडीपी हमसे 5 गुना बढ़ा है। तो ये डेवलपमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक तरह से उनको जानकारी हुई कि अगर वो इकोनॉमिक डिलीवरी नहीं करते अपने लोगों को, तो उनको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि स्वतंत्रता तो मिली थी उनको 1949 में, लेकिन वो जनरेशन 40 साल के बाद उनको स्वतंत्र, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी इंटरेस्ट थे जॉब्स, इन्फ्लेशन, हाउसिंग, और इन सब चीज़ों को आगे लेने के लिए जो पैसा चाहिए था, जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो इक्विपमेंट चाहिए था, वो सिर्फ वेस्ट के पास था, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के पास। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हमको अपने आप को एक विकसित देश बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो हमको इनके साथ कुछ सालों के लिए या कुछ दशकों के लिए समझौता करना पड़ेगा, और ताकि ये सारा आते रहे और हम अपना
आपकी अर्थव्यवस्था को को बढ़ावा दे। तो इसलिए 30-40 साल में उन्होंने कोई ऐसे विषय नहीं उठाया कंट्रोवर्शियल जिससे कोई प्रॉब्लम हो वेस्ट के साथ। अब आज तो सिचुएशन बदल गई है, क्योंकि अगर अमेरिका का जीडीपी 25 ट्रिलियन है तो चीन का भी 17-18 ट्रिलियन है, बहुत बड़ा देश है। इकोनॉमिकली दुनिया में उनकी नंबर 2 पोजीशन है, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। तो आज आप बदलाव देख सकते हैं कि फिर से एक बार वो अमेरिका को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, खासकर इंडो पैसिफिक में, जहां उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ चुका है अभी। तो वो फेज़ वापस आ रहा है। लेकिन ये 30 सालों में उन्होंने बहुत ही सोच समझ के समझौता कर लिया था वेस्ट से, क्योंकि वो चाहते थे कि वो कैपिटल और टेक्नोलॉजी आए। एक बहुत ही सक्सेसफुल विदेश नीति का एग्जाम्पल है ये। दिस इज द वे डिप्लोमेसी शुड बी कंडक्टेड, व्हाट चाइना डिड बिटवीन 1990 एंड 2010। कि एक बार जब बम गिरे उनके एम्बेसी पर तो भी वो शांत रहे, कुछ नहीं कहा अमेरिका के खिलाफ, और अब तो इंतजार कर रहे हैं। बल्कि वो उन्होंने अमेरिका को परसुएट किया कि हमें WTO में ले आइए। WTO का एक बहुत बड़ा आधार है कि ये मार्केट इकोनॉमीज का ऑर्गेनाइजेशन है। आज भी चीन मार्केट इकोनॉमी नहीं है, कैपिटल वहाँ, लेबर लॉज कंट्रोल्ड है, लैंड का कोई प्राइसिंग नहीं है रियलिस्टिक, लेकिन तब भी अमेरिका ने उनको ले आया। और अमेरिका ने कहा हमने गलती से बॉम्ब गिरा दिया, उन्होंने मान लिया ये बात। मान लिया जी। एक छोटा सा सवाल है, उसका मैं सोनू जी के पास आऊँगा कि फॉरेन पॉलिसी पे कई कमेंटेटर से मानते हैं कि चूंकि चाइना एक बहुत ओपेक कंट्री है, तो वहाँ से सूचनाएं की जो स्पष्टता है और जो उतनी साफ और उतनी जो पवित्र और शुद्ध सूचनाएं आनी चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। अभी कुछ मैं खबरें जब देख रहा था तो उसमें ये आया इस इंटरव्यू से पहले कि कई वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो लिक्विडेट होने की कगार पर आ चुकी हैं। तो क्या ये माना जाए कि चीन की इकोनॉमी अब स्लो डाउन करने वाली है, स्लो डाउन कर रही है इस वक्त में? हाँ, ये तो मैंने स्लो डाउन हो रहा है और उसके अलग अलग कारण हैं। एक तो उनका जो मेन फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो जैसे वो पैसे रेज करते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो लैंड सेल से हुआ करते थे, वो ज़मीन बेचते थे। और वो जो रेवेन्यू आता था, क्योंकि चीन में प्राइवेट लैंड ओनरशिप है ही नहीं, वो सारा जितना भी ज़मीन है वो सरकार का, तो उसको बेच के जो रेवेन्यू आता था लॉन्ग लीज पे, आउटराइट कोई खरीद नहीं सकता लैंड में, लेकिन 99 साल का लीज या 999 साल का लीज दे के जो रेवेन्यू आता था उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा बन गया है, प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा बन गया है, तो लैंड सेल्स कम होने लग गए, क्योंकि और तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे आप। तो इसकी वजह से एक तो रेवेन्यू श्रिंक हो गया है, अब वो इस तरह के पैसे डाल नहीं सकते इंफ्रास्ट्रक्चर में कि वो जीडीपी बढ़े, एक तो ये है। दूसरा, उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी था। अगर 10 गाड़ियाँ बनाओ तो 9 एक्सपोर्ट करो, एक ही बेचो। अब बाहर के देशों में भी कोविड की वजह से, ग्लोबल फाइनेंशियल की वजह, क्राइसिस की वजह से थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म आ गया है। माने लोग चाहते हैं कि अपनी चीज़ें आप खुद खरीदें, हम बाहर से क्यों लाएं। तो वो जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो अब चीन में कंज्यूम होना चाहिए, क्योंकि बन रहा है, वो कर नहीं पा रहे हैं। और इसलिए कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ है, और इसलिए सेविंग बढ़ रहा है। अब अगर कोई सेविंग करता हो तो स्पेंडिंग नहीं होता ना फिर। लोग सोचते हैं कि हम नया फ्रिज क्यों खरीदे, इससे और 5 साल काम चलाओ, क्योंकि बेटा को स्कूल में डालना है, मेडिकल प्रॉब्लम आएगा, पेंशन नहीं मिलेगा। आजकल भारत में भी ये स्थिति आ गई कि पेंशन तो लगभग बंद हो गया है, चीन में भी बंद हो गया है, तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ये डायलेमा है कि जब वो सरकार चाहती है कि ज़्यादा कंजम्पशन हो लोकली, आम जनता समझती है कि नहीं अभी पैसे बचा के रखो। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि वो स्लो डाउन होने वाला है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, एक 16, 17, 18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी रियल इकॉनमी है। तो आप ये कतई मत समझिए कि ये मेजर इकॉनमी नहीं रहने वाला है। अगले 30-40 वर्ष में ये एक इंजन ऑफ ग्रोथ रहेगा, एक बहुत मेजर इकॉनमी रहेगी। चाहे आप कितना भी डी रिस्किंग करें, हमारी डिपेंडेंसी, दुनिया की डिपेंडेंसी चाइना के सप्लाई चेन पे रहेगी, और चाइना की डिपेंडेंसी हमारे मार्केट पे रहेगी। तो वी हैव टू
deal with the Chinese. They are going to be around. अभी चाइना की बात हो गई, हम ताइवान की तरफ चलते हैं। जब हम 1980s तक देखते हैं, चियांग काई शेक और फिर उनके बेटे, तो ताइवान में एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रही थी और उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट, फिर वो माइक्रोचिप में, सेमीकंडक्टर में सुपर पावर्स बने। उनकी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? उनकी जर्नी कोई बाकी जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन जो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देश हैं उनसे कोई अलग है नहीं। आप देखिए, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो थाईलैंड या फिलीपींस हो, उनकी जो अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट हुई वो नॉन डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हुई। साउथ कोरिया में डिक्टेटरशिप था 1980s तक। मलेशिया और सिंगापुर में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट था बहुत सालों तक। फिलीपींस में डिक्टेटरशिप था, थाईलैंड में डिक्टेटरशिप था। तो नॉन डेमोक्रेटिक मीन्स में उनकी वो विकसित हुए, और जैसे विकसित होता है पब्लिक की डिमांड भी होती है कि हम अपनी सरकारें चुनें, तो वो ग्रेजुअली दे हैव ट्रांजिशन्ड टू डेमोक्रेसी। इनफैक्ट ये एक मैं समझता हूँ कि एक फॉर इंडियंस वी शुड बी वेरी प्राउड कि पहले दिन से ही हम डेमोक्रेसी थे। तो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ वो फुल्ली डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हुआ है, और वो बहुत कठिन है क्योंकि डेमोक्रेसी में कुछ बाधाएं हैं ही। आपको कंसेंसस से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, पब्लिक ओपिनियन को साथ लेना पड़ता है, ऑपोजिशन होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होती है कोर्ट में जो रोकती हैं डेवलपमेंट को। तो हम पूरी तरह से ये अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि फुल डेमोक्रेसी होने के बावजूद हमने इतनी प्रगति की है। वो उन देशों में जब वो प्रगति कर रहे थे तो ज़्यादातर वो तानाशाही या सेमी डिक्टेटरशिप के नीचे थे, तो उनको दे हैड अ मच ईजियर पाथ टू डेवलपमेंट देन वी हैव हैड। और आप अपनी किताब में भी जिक्र करते हैं कि ताइवान में जो कुछ अभी हो रहा है उसके आसपास बहुत रिजेम्बलेंस है 1950s का, और ये बहस चलती है कि थर्ड ताइवान स्टेट क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड ताइवान स्टेट क्राइसिस कैसा होगा, कैसा हो सकता है? अब देखिए, अब चीन इतना ताकतवर हो गया है कि वो समझते हैं कि वो उनका एक ही इक्वल कंट्री है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप समझिए, अगर आप एक चाइनीज़ लीडर होते हैं और आप कहते हैं कि आपका मिलिट्री भी बहुत शक्तिशाली है, आपकी अर्थव्यवस्था अब विकसित देश हो गए हैं, जीडीपी 17 ट्रिलियन है, और आप अपने लोगों को किस तरह से बताएंगे कि एक छोटा सा द्वीप जो आपका ही है, जो 100 किलोमीटर की दूरी पे है, उस पे आपका कोई कब्जा नहीं है। ये एक तरह से सॉवरेंटी की इशू तो है ही, लेकिन एक इमोशनल इशू भी है, ईगो इशू है। ईगो इशू है और इमोशनल भी है कि आज़ादी के बाद भी अभी 75 साल हो गए हैं और पूरी दुनिया मानती है, पूरा विश्व मानता है कि ये द्वीप चीन का है, लेकिन उस पे चीन अभी तक पूरी तरह से कब्ज़ा नहीं कर पाया है। तो वो चुभता है एक तरफ, और जब वो उनको ये जानकारी होती है कि उस द्वीप का जो प्रिंसिपल सपोर्टर है वो है अमेरिका, तो और भी चुभता है, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिका एक नीति के तौर पे ताइवान को जीवित रख रहा है, क्योंकि फिर वो चीन के खिलाफ समस्या होगी और फिर चीन को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे। तो इसकी वजह से उनको चिंता है। अब अमेरिका को अलग चिंता है कि उनको पता है कि उनका मुख्य प्रतिद्वंदी चीन है, और उन्होंने एक व्हाट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड चेन बना के रखा है चीन को कंटेन करने के लिए। जापान, ओकिनावा, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारे अमेरिकन एलाइज हैं। अब इसमें से अगर एक भी कड़ी उनके हाथ से चला जाए तो चेन का तो मतलब ही नहीं रहता ना, टूट जाता है चेन। तो ताइवान इज़ वेरी क्रूशल फॉर दैट। तो अगर दोनों की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो और दोनों देश दुनिया के सबसे अहम देश हैं, सुपर पावर्स हैं, तो माने इंग्रेडिएंट्स फॉर अ क्राइसिस एग्जिस्ट। जो माने रेसिपी है, रेसिपी इज देयर। अब वो कब होने वाला है ये तो कोई भी नहीं कह सकता, और अगर होने वाला है भी, नहीं होने वाला है भी, ये भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन
मैं समझता हूँ कि सभी देशों को तैयारी करनी चाहिए, माने एटलीस्ट सोचना चाहिए कि अगर ताइवान स्ट्रेट में क्राइसिस हो गया है तो हमारे ऊपर क्या परिणाम होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में परिणाम होने वाला है, क्या ऑल्टरनेटिव है, अगर इंपोर्ट्स हैं तो कौन से और देश से इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर एक्सपोर्ट्स है तो कौन से मार्केट पे फोकस करना चाहिए, अगर टेक्नोलॉजी यहाँ से रुक जाए तो कहाँ से हम सेमीकंडक्टर्स ला सकते हैं, इतना तो तैयारी करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। मेरा आज के दिन का आखिरी सवाल है, वो ताइवान की बात कर रहे हैं, वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें डीपीपी और केएमटी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और कुओमिंतांग पार्टी, दो मुख्य पार्टियां हैं। केएमटी ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 1920 में लड़ाई लड़ी, सिविल वॉर लड़ा, 2 स्टेट क्राइसिस लड़े, लेकिन 90s में आके वो फिर दोस्त हो जाते हैं। वो बात करने लगते हैं कि हम यूनिफिकेशन चाहते हैं और वो ज़्यादा मॉडरेट हैं चाइना के प्रति। इसकी वजह क्या रही है? लेकिन देखिए, केएमटी खुद कहता है कि हम पूरे चीन के असली हम असली सरकार हैं। तो अगर वो भी कहते हैं कि हम असली सरकार है पूरी चीन की और कम्युनिस्ट सरकार भी कहती है, तो फिर एक समझौता का बेसिस ऑलरेडी है ना। दोनों मानते हैं कि देयर इज ओनली वन चाइना। अब उस पर कौन शासन कर रहा है उस पर विवाद है। केएमटी कहता है ताइवान पे कि मैं असली सरकार हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है मेनली कि मैं असली सरकार हूँ, लेकिन दोनों मानते हैं कि सिर्फ एक चीन है। डीपीपी इसलिए उभर आया है कि ताइवानी जो यंग पीपल है, जो से 1980 के बाद इनका जन्म हुआ है, वो समझते हैं कि हाँ, हम चीनी तो हैं ही, लेकिन हमारी एक ताइवानीज आइडेंटिटी भी है। हमारा पूरा जीवन एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट सिचुएशन में हुआ है। ताइवान का कल्चर थोड़ा अलग है, हमारी इंटरेस्ट अलग है, हम कभी मेनलैंड के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं रहा है 50-60 साल के लिए। वो जो एक आइडेंटिटी बनी है उसको डीपीपी के तौर पे एक एक्सप्रेशन मिला है। अब ये सब लोग इंडिपेंडेंस चाहते कि नहीं, यह भी क्लियर नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि डीपीपी एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है, ये ताइवानीज आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और हम इंडियन भारतीय के नागरिक हम समझ सकते हैं, हमारी एक वी आर इंडियंस ऑल्सो। लेकिन मैं महाराष्ट्रियन हूँ, आप यूपीआइट हैं, कोई और राजस्थानी है, ये भी हमारी आइडेंटिटी है ना एक। आई मीन हम मल्टीपल आइडेंटिटीज़ पे रहते हैं ना। मैंने अगर बाहर देश जाओ तो हम इंडियन हैं, अगर भारत में हैं और मैंने देखा कि 2 और महाराष्ट्रियन हैं तो मैं जाके उनसे मराठी में बात करूंगा। अब उन दोनों के बीच में एक नागपुर का है और एक पुणे का है, तो माई एफिनिटी इज विद समबडी फ्रॉम पुणे। तो दिस मल्टीपल लेवल आइडेंटिटी इज देयर इन ताइवान ऑल्सो, कि हम चीनी भी हैं लेकिन हम ताइवानीज भी हैं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि केएमटी हार गई है इलेक्शन, लेकिन तब भी 40% वोट पॉपुलर वोट मिला है। इसका मतलब है कि 40% अब भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हमारा कभी ना कभी चीन के साथ मिलन होने वाला है, मिलाप होने वाला है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि पूरी आइलैंड समझती है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। एक बहुत ही नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताइवान क्राइसिस का, और हमारा उससे लेना देना है नहीं, क्योंकि हमने तो 1949 में ही मान लिया था कि ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। हमारी इशू बहुत सिंपल है, नेहरू जी के समय भी और अभी मोदी जी के समय भी। वहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमारे ऊपर परिणाम होने वाला है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट है वहाँ, बस इतना ही है। और उस इंटरेस्ट को, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सोचना चाहिए, और सरकार सोच रही है कि अगर कुछ हो जाए तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और हमें क्या करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। ऑप्शंस की बात हुई है तो अंत हमेशा बहुत कठिन रहता है किसी भी चीज़ का, लेकिन मैं एक जो मेरी याद में रहा कि अगर वीके कृष्णा मेनन के बारे में आप थोड़ा और कुछ पढ़ना चाहें तो एक किताब है चेकर्ड ब्रिलियंस, जयराम रमेश की लिखी हुई, उसको आप देख सकते हैं। कमाल की उन्होंने ऑथरशिप के साथ लिखा है उसको, कि वीके कृष्णा मेनन की हैबिट्स क्या थी और वो कैसे फॉरेन पॉलिसी को प्ले कर रहे हैं। बहरहाल, मैंने एक फाख्ते की कहानी से बातचीत की शुरुआत की थी और वहीं से अंत करूँगा कि हम तीनों ने बैठकर और आप सब ने कैमरे के उस पार ये समझने की कोशिश की है कि वो फाख्ता कितनी दूर तक गया और आगे उसके लिए क्या संकट, क्या चुनौती आने वाले हैं, आगे क्या संघर्ष रह सकता है और आगे क्या विकल्प और संकल्प उसके लिए खुले और बने हुए हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सोनू जी का और विजय जी का आपको बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और सोनू जी ने पूरी रिसर्च और इस समय मदद करी। अंततो गत्वा
आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कौन सी किताबें चाहते हैं कि किताबवाला में शामिल हो या पढ़ाकू विमान में शामिल हो, हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी पूरी एकदम हौक कर कटु आलोचना के साथ और खूब सारे लाड़ और प्रेम के साथ ललन टॉप के साथ बने रहें। इसे रिकॉर्ड किया था मोहन जी और आलिश ने। थैंक यू।